हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 12 एटम्स को। इस पे हम लोग ने पहले जो लेक्चर्स हैं इसके उस पे पढ़ रखा है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, कि किस तरीके से वो जो हमारा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो प्रपोज हुआ, उसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, किसने किए थे, किस तरीके से किए थे, इन सबको हम लोग ने पढ़ा है। उसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें, मतलब कि उसी पे हम लोग देखें कि किस तरीके से जो अल्फा पार्टिकल है वो उस जब गोल्ड फाइल के पास आता है तो कैसा बिहेव करता है, कैसे उस पर फोर्स लगता है। तो हम लोग ने ये देखा था अपने पिछले लेक्चर में, मतलब पढ़ा था कि जो फोर्स होता है अल्फा पार्टिकल में, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। वो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन के अलोंग होता है। दूसरा, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उस अल्फा पार्टिकल में लगने वाले फोर्स का, वो भी चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है, पहले तो बढ़ता है उसके बाद घटता है। पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है, और एक फिर सर्टेन डिस्टेंस के बाद या सर्टेन टाइम के बाद कह लीजिए फिर वो फोर्स घटने लगता है, और डायरेक्शन भी हमारी जो होती है हर टाइम पर चेंज होती रहती है। ठीक है, क्लियर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कंटिन्यूअसली चेंजेस एज इट अप्रोचेस द न्यूक्लियस एंड रिसीड्स अवे फ्रॉम इट। जैसे जैसे उसके पास आता है और जैसे जैसे उससे दूर जाता है, वैसे ही वहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में चेंज आता है। तो उसी चीज को अब हमें यहाँ पर पढ़ना है, और वो है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। यानी कि अल्फा पार्टिकल जब हमारा उस गोल्ड फाइल में फॉल होता है तो किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उन अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्ट होने को। ठीक है, कि किस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, ट्राइजेक्टरी का मतलब होता है पाथ से, मतलब है जिस पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो द ट्राइजेक्टरी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर बी ऑफ द कोलिजन। जो इंपैक्ट पैरामीटर है बी, उस कोलिजन के होते वक्त वो डिसाइड करता है कि जो अल्फा पार्टिकल की ट्राइजेक्टरी होगी वो क्या होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बी है यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर, आखिर वो क्या है। तो इंपैक्ट पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि एक कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, एक कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये जब ऐसे आगे बढ़ रहा है तो यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी। वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जब न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा वहां से वापस आ जाएगा या फिर डिफ्लेक्ट होगा। तो हम वहां पर क्या देख सकते हैं, एक डायरेक्शन को देख सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पर देखें कि ये इनिशियल डायरेक्शन थी और ये फाइनल डायरेक्शन है। दूसरा, हम लोग अगर इस चीज को देखें, जैसे कि ये इधर से कोई पार्टिकल जा रहा था तो ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है, और इधर से जाकर इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हमें क्या देखना है, यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, इस जगह पर जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स हैं इन पे हमें ध्यान देना है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो इस लाइन से कितनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हैं। ठीक है, उनकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमें बताती है इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, यानी कि जैसे ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है, या फिर इसको मान लीजिए ये इधर आ रहा है, तो इस अल्फा पार्टिकल में इस जगह पर जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर, और इस टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर से अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो वहां पर क्या होगा, उस जगह से इस अल्फा पार्टिकल की जो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच की जो यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये जो इधर ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या कहलाता है, इंपैक्ट पैरामीटर कहलाता है। यानी कि impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus। center of the nucleus से जो initial velocity vector है जो है, ठीक है, जैसे मान ली initial velocity vector है वो इस तरफ है, तो इससे और ये जो सेंटर ऑफ हमारा न्यूक्लियस है इससे पास होने वाली जो लाइन है
इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो हमारा कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहां पर हम लोग को समझ पे आ रहा होगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा जितना ज्यादा होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर हम लोग का जितना ज्यादा होगा, उतना आसानी से ये जो अल्फा पार्टिकल है बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए जब इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम होने पर क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल आया 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 यहां से इसको लगातार अब फोर्स महसूस होने लगेगा, वो ऐसे 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 मूव करता हुआ चला जाएगा। फिर इसी तरीके से यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी, सब जगह। अब यहां पर देखिए, क्योंकि अब ये पार्टिकल बहुत पास आ गया, ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, इसका बहुत कम हो गया है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत कम होने की वजह से, इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत कम होने की वजह से अब क्या हुआ यहां पर कि जो ये हमारा पार्टिकल था वो ऐसे 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 आया। अब क्योंकि यहां से जो टारगेट न्यूक्लियस है उससे उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत कम हो गई, जिसके कारण से उस पर एक लार्ज फोर्स एक्ट होगा जो कि इसकी डायरेक्शन को बहुत ज्यादा चेंज कर देगा। अब इम्पैक्ट पैरामीटर अगर हमारा 0 हो गया, खत्म हो गया, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो सेंटर से ऐसे इसके बीच यहां पर हम लोग ऐसे लाइन बनाए अगर, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर पर है, तो इनके बीच जो बी की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0। जो बी की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 0। अब बी की वैल्यू यहां पर 0 हो गई तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। और उसी समय पर हम ये देखेंगे कि ये जो अल्फा पार्टिकल ऐसे इधर से जा रहा था, तो इस टारगेट न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए इम्पैक्ट पैरामीटर है वो कितना है, 0 है। तो वहां पर हम कहेंगे कि वो पार्टिकल 180 डिग्री बाउंस हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्रीज बाउंस बैक होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर हमें ये बताता है, ये हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि उस पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, उतना एंगल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब आता है यहां पर जैसे ये लिखा है कि स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर रिजल्ट्स इन लार्ज स्कैटरिंग इंक्लूडिंग हेड ऑन कोलिजन्स वेयर द अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक। ठीक है, यहां पर ये रिबाउंड बैक हो रहा है, वरना इसकी वैल्यू कम है तो यहां पर हमें लार्ज स्कैटरिंग देखने को मिल रही है। अगर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ तो क्या होगा, अगर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर होता है जिसकी वजह से स्मॉल डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है और अल्फा पार्टिकल नियरली अनडेविएटेड निकल जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर इतना ज्यादा है, यहां से यहां तक है, ये है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और इस टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसके बीच की डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो ज्यादा है, जिस कारण से जो अल्फा पार्टिकल होगा वो अनडेविएटेड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फैक्ट है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया है कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स रिबाउंड, रिबाउंड यानी कि बिल्कुल वापस आ जाते हैं, इंडिकेट्स दैट हेड ऑन कोलिजन्स आर रेयर। यानी कि हेड ऑन कोलिजन्स कैसे होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, इंप्लाइंग दैट द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। तो क्योंकि ये देखा गया है कि जो यहां पर हमारा हेड ऑन कोलिजन होने की टेंडेंसी है उसकी वजह से जो रिबाउंड होते हैं पार्टिकल्स वो क्योंकि बहुत कम हमने ऑब्जर्व किए हैं, यानी कि वहां पर जो न्यूक्लियस होगा वो भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज और मास बहुत छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड है, इस कारण से जो रिबाउंड होता है या हेड ऑन कोलिजन होता है वो बहुत रेयर होते हैं, एक कहीं 8000 में, 8000 पार्टिकल में एक कहीं कोई रेयरली वहां पर क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है या रिबाउंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब और इस पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम द न्यूक्लियस इज एनालॉगस टू द सन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड इट लाइक द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये सारी चीजें जो हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो चीज होता है। तो अंतर क्या है उन दोनों में, अगर हम जो हमारा प्लैनेटरी मोशन है, प्लैनेट्स का मोशन है वहां पर हम बात करें, और एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें, उस पर एक न्यूक्लियस की बात करें,
तो उन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो अब देखिए, if the dimensions of the solar system had the same proportion as those of the atom, the earth would be much farther from the sun. यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट्स जहां पर हैं, सोलर सिस्टम जो है पूरा, उस जगह पर अगर हम क्या करें, किसी तरीके से जो साइज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का है उसी साइज को हम लोग मानते हुए कुछ कंपैरिजन करें सन और अर्थ के साथ, यानी सन और अर्थ को भी उसी तरीके से रखने की कोशिश करें जैसे कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो होगा क्या कि जो अर्थ होगी वो बहुत दूर होगी अभी जिस समय है सन से, उससे दूर। ठीक है, यानी कि जैसे हम सोलर सिस्टम पर हम लोग देखते हैं तो उस पे कुछ स्पेस मौजूद है, एम्प्टी स्पेस मौजूद है, बट एटम्स में ज्यादा गैप मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम लोग उनको कंपैरिजन करने की कोशिश करते, यानी कि जो स्केल हमने यूज करी इस पे क्या कहते हैं एटम्स में, और उसको कंपेयर कर दिया हमने सोलर सिस्टम के साथ, तो अगर हम सोचे कि जितनी दूरी पर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है न्यूक्लियस से, अगर उतनी ही डिस्टेंस पर हम अर्थ को पुट करने की सोचें सन को न्यूक्लियस बनाकर, तो अर्थ बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर वहां पर जितना एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है उतना ही फिर हमें सोलर सिस्टम पर एम्प्टी स्पेस मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की तरफ। तो किस तरीके से जो हमारा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है उसमें किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम इज विजुअलाइज्ड एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल massive positively charged nucleus surrounded by revolving electrons in dynamically stable orbits. तो रदरफोर्ड के जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है उसमें एटम को विजुअलाइज किया गया है एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर, यानी कि जो एटम है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें कि एक छोटा सा बट मैसिव, छोटा है बट बहुत ही उस पे वो है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ज्यादा है हमारा, और एक उसको जो नाम दिया गया है वो बोला गया है न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट्स में। डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट्स का मतलब कि ये जो उसके चारों तरफ घूमने का जो जगह है वो चेंज होता रहता है, वही है हमारा डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट्स। यानी कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो यहाँ पर मूवमेंट है वो बदल सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन इधर है तो हो सकता है ऐसे रिवॉल्व करे, तो अलग अलग वहां पर स्टेबल ऑर्बिट्स मौजूद हैं जिसपे कि वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन डायनामिकली स्टेबल orbits. The electrostatic force of attraction between the revolving electrons and the nucleus provides the necessary centripetal force to keep them in their orbit. जो electrostatic force of attraction है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, एक ऑर्बिट में घूम सके। क्योंकि देखिए कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसको चाहिए होता है एक सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स डिफरेंट सिचुएशंस पर डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने एक रस्सी ली और रस्सी में ईंट बांधी, छोटी सी पत्थर बांधा और उसको फिर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो वहां पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स उस पत्थर पर लग रहा है जिसके कारण से वो गोल गोल घूम रहा है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स है टेंशन। वो सेंट्रिपिटल फोर्स है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। जबकि एक कार जब किसी कर्व्ड रोड पर ऐसे मूव करती है या ऐसे कहीं रोटेट करती है, ऐसे घूमती है ऐसे जाकर, तो वो जो होता है ऐसे रोटेशन, वो
फ्रिक्शन के कारण से होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कार टर्न नहीं ले पाएगी, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा नहीं और कार टर्न नहीं ले पाएगी। यही रीजन है कि जब बारिश वगैरह होती है तो कहीं पर अगर मोड़ होता है तो बहुत आराम से निकालना होता है, ताकि इस वेलोसिटी ज्यादा ना हो। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा लगेगा उसको घुमाने के लिए, तो फिर हमें वहां पर फ्रिक्शन भी चाहिए होगा उतने अमाउंट पे जो कि उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। अब क्योंकि बारिश हो चुकी होती है, जिस कारण से वहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स उसको उतना नहीं मिल पाता है फ्रिक्शन के द्वारा, क्योंकि फ्रिक्शन घट चुका होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उसी की वजह से ही वो जो वहां पर अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब, और इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक हाइड्रोजन एटम अगर हम लोग माने तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन कंसीडर किया तो उसका चार्ज हो गया ई, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज हो गया माइनस ई, या उसको अगर सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड में देखें तो ई ही हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर है? सेंट्रिपिटल फोर्स के। किसके बराबर है? सेंट्रिपिटल फोर्स के। तो जो हमें मिल रहा है यहां पर फोर्स इस कोलम्बियन अट्रैक्शन की वजह से, वो हो जाएगा 1/4πε0 ई इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कुछ वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, तो एम मास हो गया, वी वेलोसिटी हो गई, उसका स्क्वायर कर दिया, और आर है इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। तो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलता है किस चीज का? सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस इलेक्ट्रॉन को एक डायनेमिकल ऑर्बिट में घुमाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ई जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है, आर जो है वो ऑर्बिटल रेडियस है, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्लियर। तो अगर इससे हम लोग कैलकुलेट करना चाहें आर को, किसको? आर को अगर हम लोग इससे कैलकुलेट करना चाहें कि क्या निकल कर आएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, आर इज इक्वल टू, यहां पर हमारा कुछ ऐसे निकल कर आएगा। अब देखिए, यहां पर जो है 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहां पर आर। क्या बचेगा? आर, ये बचा। इस आर को अगर हम ले जाएं इस तरफ और एम वी स्क्वायर को ले जाएं नीचे डिवाइड में, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 एम वी स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया आर, कि इस रेडियस के ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा। उसके बाद अब अगर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की हम लोग को एनर्जी निकालनी हो, क्या निकालनी हो? एनर्जी निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन दोनों को सम से हमारी टोटल एनर्जी बनती है। तो हमें सबसे पहले निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो द काइनेटिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी का हम एक्सप्रेशन जाते हैं वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वी का स्क्वायर करिए और हमारा काम हो जाएगा। एक चीज इस पे और नोटिस कर सकते हैं, और वो ये है कि ये जो आर है, आर आर में अगर हम लोग एम वी स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं और आर को नीचे ले जाएं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई, यहां पर हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4πε0 आर। यहां पर हमें क्या करना है? हाफ एम वी स्क्वायर करना है, यानी कि हाफ का इधर मल्टीप्लाई और हाफ का इधर मल्टीप्लाई। तो जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा यहां पर हमारा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8πε0 आर। ये हमारा बनकर आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 8πε0 आर, ये निकल कर आ गया।
अब यहां से अगर हम लोग चाहें तो जो हमारी एक तरीके से कह लीजिए पोटेंशियल एनर्जी उसको फाइंड किया जा सकता है, और वो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस पे सोचना क्या है ज्यादा, यहां पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये होती है। तो यहां पर हम लोग Q1 जो है उसको पुट करेंगे, Q2 जो है उसको पुट करेंगे, और R रहेगा। तो U इज इक्वल टू हो गया माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब चाहे तो हम इस R की जगह पर इसको पुट कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो इस की जगह पर हम लोग R को पुट कर सकते हैं, R की वैल्यू को यहां पर पुट किया जा सकता है। तो जब R की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो हमें इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यानी कि ये चीजें इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंट चीज यहां पर निकल कर नहीं आई है। तो K की वैल्यू निकल कर आ गई है और U की वैल्यू निकल कर आ गई है, जो कि R के साथ वेरी करते हैं। ठीक है, R की वैल्यू के साथ ये जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर E जो है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, किसके कारण से? सिर्फ R के वेरिएशन की वजह से। R वेरी कर रहा है, इस कारण से K की वैल्यू चेंज होगी और U की भी वैल्यू चेंज होगी। अब बढ़ते हैं इस पे आगे, और यहां पर देखते हैं कि ये जो निगेटिव साइन है U पर, वो बता रहा है कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस तरफ लग रहा है? निगेटिव R डायरेक्शन पर लग रहा है। किधर लग रहा है? निगेटिव R डायरेक्शन पर लग रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए तो वो निगेटिव पे निकल कर आ रही है। कैसी? निगेटिव, माइनस पर निकल कर आ रही है। तो जो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो चीज है वो बाउंडेड है। वो जो दो चीजें हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की माइनस पे निकल कर आ रही है तो उनमें ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? बाउंडेड होंगे। तो यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है या नहीं है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके साथ बाउंडेड है। अब अगर हम लोग चाहें टोटल एनर्जी को निकालना तो निकाला जा सकता है। कैसे? द टोटल एनर्जी E ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज E इज इक्वल टू K प्लस U। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा निकल कर आ गया। इन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो अगर चाहें तो इसको कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। जब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू बन जाएगा 4, यानी कि 8। क्या बन जाएगा? 8। ठीक है, ये ऐसे कुछ बन जाएगा 8। तो फिर जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट R ये निकल कर आ गया। अब ये है हमारी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निगेटिव, इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? बाउंडेड टू द न्यूक्लियस है। बाउंडेड टू द न्यूक्लियस यानी कि हमें कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉन को वहां से उसकी पोजीशन वगैरह चेंज की जा सकती है। फिर अगर E की पॉजिटिव वैल्यू होती, अगर इफ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E वुड मीन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंड एंड वुड नॉट फॉलो अ क्लोज्ड ऑर्बिट, और अगर ऐसा होता कि E की वैल्यू कैसी होती? पॉजिटिव होती, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो बाउंडेड नहीं होता, वो एक क्लोज्ड ऑर्बिट वहां पर नहीं बनाता, वो कैसा भी किसी भी तरफ मूव कर सकता था। ठीक है, समझ पे आई बात? ये इस पे अंतर होता है। इसमें बेस्ड एक एग्जांपल को अगर हम लोग करें तो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। एक अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो हम लोग अभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर मौजूद होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर हमें उस प्रोटॉन और उस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना है, उस प्रोटॉन और उस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना है, तो हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि क्या करती है? जो कि क्या करती है? उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर अगर हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है कि इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी,
तब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, यानी कि बाउंड जो इसकी एनर्जी है वो यही है। तो अगर हम लोग बात करें कि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है उसकी कितनी एनर्जी है, तो उसको हमें माइनस पर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस पे। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, इतनी एनर्जी जब हम लोग देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। और बाउंड शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए बाउंड शब्द अगर हटा दिया जाए, इतनी बड़ी लाइन हटा दिया जाए कि प्रोटॉन जो है वो एक हमारा अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन ही मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस विद एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी लंबी लाइन जो मैंने बोली 13.6 के पहले, उसको सिर्फ एक माइनस लगाकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। तो अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल रेडियस यानी आर की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी उसको हम लोग मानेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? रीजन वही कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिया हुआ है कि इतनी एनर्जी लगाकर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक कर सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो वो उसकी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी है जिसके से वो बाउंडेड है। तो हम उसको लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल पे कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहां पर इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -2.2 इंटू 10⁻18 जूल्स। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है, उसका टोटल एनर्जी जो होती है उसकी एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू -E²/8πε0r। तो यहां से देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये भी कांस्टेंट है। अब यहां से अगर हमें आर निकालनी है तो आर को ले जाइए इस तरफ और ई को ले आइए इस तरफ, और हमारा काम बन जाएगा। तो जो ई की वैल्यू है, ठीक है, ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -2.2 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाई 8πε0 इंटू आर। 8π का मतलब कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर निकलकर, मतलब ये तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। अब यहां से हमें फाइंड करना है आर, तो इसको रखेंगे, इसको सबको वैल्यू रखेंगे और हमारे आंसर निकलकर आ जाएगा। तो आर हमारा कितना बन गया, देखिए यहाँ पर ये हुआ, इसको हमने इसके बराबर कर दिया। यहां से जब हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे, तो जब आर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 5.3 × 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, आर की वैल्यू निकल कर आ रही है कितनी, 5.3 × 10⁻11 मीटर्स, जो कि देखो वो वाली जो वैल्यू थी उसके साथ मैच कर रहा है कि जो न्यूक्लियस है और हमारा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच क्या होता है, अगर कोई किसी और तरीके से उसको रोका ना जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक सफिशिएंट एनर्जी देने पर वो बाहर निकल सकता है। और उस समय जब हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो किसी ना किसी एनर्जी के साथ बंधा होगा, तो वो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हमारी। और ये जो आर है ये है रेडियस उस इलेक्ट्रॉन का इतनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व होने पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये ऐसा प्रोसेस होता है। तो अगर उसी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई यहां पर √4πε0 m इंटू आर। m क्या है, मास है, और r है रेडियस। ठीक है, तो इस पे जब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और v की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि कैसे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पर हमारी चीजें मौजूद हैं और कैसे क्या होता है। अगर अब हम लोग बात करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा
जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, जो कि हर क्योंकि ये जो इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो हमारा हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस कारण से फिंगरप्रिंट की तरह यूज किया जा सकता है एलिमेंट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर कि आपको इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।